नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आज इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनआरआई, ओसीआई या फॉरेनर पीपल भारत से बच्चे को कैसे अडॉप्ट करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी एवं एप्लीकेशन कैसे रजिस्टर्ड होगी। यहाँ एनआरआई मीन्स नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब अनिवासी भारतीय। ओसीआई मीन्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर मीन्स विदेशी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे व्यक्ति, चाहे वह एनआरआई, ओसीआई हो या फॉरेनर, ये सभी बच्चों को भारत से गोद लेकर भारत के बाहर अन्य किसी देश में कैसे ले जा सकते हैं, उसके क्या नियम हैं, क्या दस्तावेज लगेंगे एवं कैसे आवेदन करना होगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला एलिजिबिलिटी, दूसरा डॉक्यूमेंट्स नीडेड एंड तीसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन। उससे पहले मैं आपको हेग कन्वेंशन एंड कारा को समझना होगा, उनके बारे में आपको बताऊंगा। जब भी एक देश में निवासी व्यक्ति अन्य देश से बच्चा गोद लेने की प्रोसेस करता है तो दोनों देशों की केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी आपस में कम्युनिकेट कर दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण करती है। यदि दोनों देश हेग कन्वेंशन हस्ताक्षर करता देश है तो अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए हेग कन्वेंशन 1993 में आयोजित की गई। हेग कन्वेंशन में हस्ताक्षर देश अपने देश में एक केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी की स्थापना करता है, जो कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए अन्य देशों की एजेंसी संपर्क कर दत्तक ग्रहण संपन्न कराती है। भारत ने भी 2003 में हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए भारत की सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए उत्तरदायी है। ऐसा व्यक्ति जो अन्य देश की नागरिकता धारण किए हुए है, वह देश हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता है या नहीं, यह वीडियो में आगे आपको मैं बताऊंगा। आप आसानी से हेग कन्वेंशन के सहयोगी देशों की लिस्ट देख सकते हैं और वो भी आप ऑनलाइन देख पाएंगे। सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट का उसमें टाइम लगेगा। मैं आपको साइट बता दूंगा, आप जाएंगे, लिस्ट आप आराम से चेक कर सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं कि एनआरआई, ओसीआई, फॉरेनर को क्या क्या अर्हताएं पूरी करनी होगी, उसके बाद उनको जो है दत्तक ग्रहण के लिए मान्य माना जाएगा। दत्तक ग्रहण के जो भावी दत्तक माता पिता हैं वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, चिकित्सा संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपराधिक कृत्य में दोषी नहीं होना चाहिए एवं बाल अधिकार के उल्लंघन मामलों में आरोपी नहीं होना चाहिए। सेकंड, दोनों दत्तक माता पिता की सहमति इसमें आवश्यक है। किसी एक के भी असहमत होने पर बच्चा गोद नहीं दिया जा सकता है। एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, लेकिन एक अकेला पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकता। विवाहित जोड़ा विवाह के 2 वर्ष बाद ही आवेदन कर सकता है, उससे पहले नहीं। 5वां, 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले भावी दत्तक माता पिता को केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो कि दिव्यांगजन, को ही गोद दिया जाएगा। और अगर बच्चे आपके लड़ी हैं तो उनकी बच्चों की सहमति भी इसमें आवश्यक है। 6, भावी दत्तक माता पिता को 3 साल की अवधि के बाद अपने गृह अध्ययन रिपोर्ट को फिर से सत्यापित करना होगा। गृह अध्ययन रिपोर्ट क्या होता है? गृह अध्ययन रिपोर्ट होता है जिस संस्था आप अप्लाई करते हैं तो आपके आसपास की जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी या सक्षम दत्तक ग्रहण एजेंसी होती है वह आपके घर आकर आपका घर का वेरिफिकेशन करती है, वह चेक करती है कि आपके घर का माहौल कैसा है, आप जेन्युइन पर्सन है कि नहीं, वो होती है गृह अध्ययन रिपोर्ट। उसको पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही आपका जो है एप्लीकेशन मान्य किया जाता है। तो जो जहाँ भी आप रह रहे हो किसी भी देश में, वहाँ पर दत्तक ग्रहण, इस बारे में अपन और चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटर स्टेट का मामला है इसलिए। बट गृह अध्ययन रिपोर्ट वो होती है जो दत्तक ग्रहण एजेंसी आपके घर जाके वेरीफाई करती है और वो उसको जो है पोर्टल पर अपलोड कर देती है, या जो भी उनका पोर्टल चलता है उसको अपलोड कर देते हैं, वही होता है। ठीक है, वो आपकी गृह अध्ययन रिपोर्ट होती है। बच्चा को लेने के एज के अंदर अपन आप बात करें कि क्या क्राइटेरिया होता है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एज ऑफ चाइल्ड, मैक्सिमम कंपोजिट एज ऑफ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट, मैक्सिमम एज ऑफ सिंगल प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट। यदि सिंगल व्यक्ति लेता है उसके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा, डबल व्यक्ति लेता है उसके लिए ये क्राइटेरिया रहेगा। और एज क्या रहेगी बच्चे की? मान लो अगर बच्चे 2 साल तक का है तो माता पिता की दोनों को मिलाकर आयु 85 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगल की 40 ईयर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर बच्चा 2 से 4 साल के बीच का है तो उसकी मिलाकर माता पिता की आयु 90 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 90 वर्ष से ज़्यादा, और इसमें 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। ये चारों चीज़ें आप देख लीजिएगा, तालिका में मैच कर ले, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है कि बच्चे, ये क्राइटेरिया करना ही करना है, इसके अलावा बच्चे और भावी माता या पिता की आयु में 25 वर्ष से कम का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी अर्हताएँ होगी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कि एनआरआई, ओसीआई, फॉरेनर द्वारा बच्चे गोद लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे।
पहला, पूरे परिवार का सामूहिक फोटो या गोद लेने वाले व्यक्ति का फोटो। दूसरा, भावी दत्तक माता पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया अभी। पासपोर्ट, उनके पासपोर्ट लगेंगे भावी दत्तक माता पिता दोनों के। भावी दत्तक माता पिता का भारत का विदेशी नागरिक कार्ड यदि लागू, अगर OCI है तो भारत के विदेशी नागरिक कार्ड लगेगा, है ना। फिफ्थ, जन्म प्रमाण पत्र, भावी दत्तक माता पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र लगेंगे। छठा, भावी दत्तक माता पिता के निवास का प्रमाण लगेगा, एड्रेस प्रूफ, और इनकम का प्रूफ लगेगा। पिछले वर्ष की आय का प्रमाण, इसमें वेतन पर्ची, सरकारी विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण होती है, आयकर रिटर्न। आगे देखते हैं 8वें नंबर पे चिकित्सक का प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको भी पूरी तरह फिट होना चाहिए और दत्तक ग्रहण लेने के लिए उनको कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए। भावी दत्तक माता का पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन दोनों का। विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर विवाहित जोड़ा है तो उनका लिए विवाह प्रमाण पत्र लगेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका तलाक हो चुका है तो तलाक डिक्री तलाकशुदा व्यक्ति के संबंध में ये लागू होगा। पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर कोई व्यक्ति है जिसके पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। एकल भावी दत्तक माता पिता के मामले में ये लागू होगा। एकल भावी दत्तक माता पिता के मामले में रिश्तेदार से एक वचन पत्र, मतलब ये हम इनको जानते हैं, ऐसा उनका कोई रिश्तेदार होना चाहिए जो इनको जानते हैं। एकल के लिए लगेगा ओनली, वो उसके लिए नहीं है, ठीक है। दत्तक परिवार के बड़े बच्चे, बच्चों की सहमति, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों की सहमति बीच में आवश्यक है। और आखिरी है 15, हेग दत्तक ग्रहण कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 स्तंभ प्रदान की गई प्राप्त देश की अनुमति, हेग अनुसमर्थित देश के मामलों में। अब जहाँ पर आप रह रहे हैं, जहाँ आप निवास करते हैं, या तो वह हेग समर्थित देश होगा या हेग समर्थित देश नहीं होगा, दोनों चीज़ें इसके अंदर कुछ भी हो सकते हैं। वो चेक कैसे करेंगे अपन, उसके लिए अपन देखते हैं आगे। मान लो यदि भारत के बाहर आवेदक ऐसे देश में रहता है जो हेग कन्वेंशन हस्ताक्षर करता नहीं है, तब आपको उस देश में इंडियन एम्बेसी से संपर्क करना होगा। हालांकि इसमें थोड़ी कठिनाई आएगी। यह होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, अब बात करते हैं आप ऑनलाइन आप इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे हेग कन्वेंशन हस्ताक्षरता है या नहीं आपका देश जहाँ आप निवास करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि आपका निवासरत देश हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता है या नहीं। ये चेक करने के लिए आप दी गई साइट पर विजिट कर एपोस्टिल पर जाएंगे, एपोस्टिल एक ऑप्शन है उस पर जाएंगे। उसके बाद उसी के नीचे तरफ जब जाएंगे तो कॉन्टैक्टिंग पार्टी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। हस्ताक्षरता देशों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। यदि सूची में आपके देश का नाम भी है, तब सूची में अगर आपको देश का जैसे कि नाम भी आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, आप समझ जाएंगे कि आपका जो देश है वो है हेग कन्वेंशन हस्ताक्षरता है। फिर अगर आपको ये करना है कि अप्लाई कैसे करेंगे, तब जो कॉन्टैक्टिंग पार्टीज के जस्ट नीचे एक और ऑप्शन आएगा आपका, कंपीटेंट अथॉरिटीज़ पर जाएंगे, अपने कंट्री पर क्लिक करेंगे तो दत्तक ग्रहण के लिए सहयोग करने वाली अथॉरिटी की ऑफिशियल साइट, टेलीफोन नंबर एंड ऑफिस एड्रेस आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप संपर्क करें, उनसे संपर्क कर आप देश में फॉलो की जाने वाली प्रोसेस से, जो भी ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या मैनुअल हो, और फॉलो की जाने वाली प्रोसेस से आवेदन कर सकते हैं। वह आवेदन भारत की सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा। कार्य की अर्हता एवं दस्तावेज जो इस वीडियो में बताए हैं, पूर्ति करने पर गोद लेने के लिए बच्चे का रेफरल दिया जाएगा आपको। इस रेफरल को जिसे 96 घंटे के भीतर आवेदक द्वारा रिजर्व करना होगा कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद बच्चे को रिजर्व करने के 30 दिन के भीतर भावी दत्तक माता पिता को भारत में गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। उसके बाद बच्चे को कारा द्वारा विदेश में स्थापित करने के लिए सौंप दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो के किसी भी विषय में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।